हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे हम लोग एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें साइंस के अलग अलग पोर्शंस को मैं कवर करता हूं। तो आज जो डे है वो बायोलॉजी का है। जैसा कि आपको पता ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारे बायोलॉजी के सेशंस होते हैं। फिर आपका थर्सडे एंड फ्राइडे फिजिक्स पढ़ते हैं और सैटरडे को हमारा केमिस्ट्री का सेशन होता है। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम क्या पढ़ते हैं? तो बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? सेल्स था, कोशिका थी। तो कोशिका के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी। अब थोड़ा सा हम उसके अंदर भी जाएंगे। उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज है कि हमारी एक जो इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, वो अब जो है 28 तारीख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही डिटेल वे में इसको बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए अलग अलग, जैसे माजिद हुसैन, GC लियोंग, इन सारी चीज़ों को आपको अलग अलग बुक्स में देखना पड़ता है। तो उसको जो है हमने कंपाइल फॉर्म में इस चीज़ को क्रिएट किया हुआ है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। जैसा कि मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो ज्योग्राफी के लिए अगर आपको एक रेफरेंस के तौर पर बुक रखनी है तो ये बुक बहुत ही आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। जो दिन में 2 बजे का सेशन होता है, तो हर जो आपका सैटरडे होता है उस दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ दिन में 2 बजे। तो उसके लिए भी आप जो है इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए बहुत सारे प्रॉपर इमेजेस को यूज़ किया गया है जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो सके। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। तो इसमें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं हर सेशन में क्या करता हूँ, कुछ MCQs आपको देता हूँ। तो लास्ट सेशन के MCQ मैं नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कराता हूँ और आज के जो MCQ होंगे उनके आंसर्स आप देंगे, जिनके आंसर्स मैं कल कराऊंगा। तो ये कल के क्वेश्चंस थे, कुछ उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। बिना कोशिका भित्ति वाला कोशिका क्या कहलाती है? जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो सेल होता है, अगर हम बात करें तो कोई भी सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये किसके अंदर मिलती है? प्लांट सेल्स में मिलती है। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है, पादप कोशिकाओं में ही मौजूद रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या करें, आप जो है किसी भी सेल में से सेल वॉल को हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? तो उसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। उसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, उसको प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? प्रोटोप्लास्ट। और हिंदी में क्या कहा जाता है? उसको जीव द्रव कहा जाता है। तो हिंदी का शब्द तो दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, जीव द्रव, लेकिन इंग्लिश में आप उसको प्रोटोप्लास्ट भी यूज करते हो, प्रोटोप्लाज्म भी यूज करते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर ये सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। जो सेल है, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जैसा मैंने बताया था 1665 में सबसे पहले कॉर्क सेल में जो एक मृत कोशिका जो मिली थी, डेड सेल्स को डिस्कवर किया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान जो चीज़ मिली थी, हनी कॉम्ब जैसी चीज़ जो मिली थी, उसको ही उस समय क्या बोला जाता था? सेल बोला जाता था। तो उन्होंने इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सेल। तो ये किसने रखा है? रॉबर्ट हुक ने रखा है। तो कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। थर्ड क्वेश्चन था, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। सेल थ्योरी क्या है? तो ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितनी भी जीवित जो भी जीव हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। और कोई भी नई कोशिका बनती है तो पुरानी मौजूद कोशिका से ही बनती है। ऑल द न्यू सेल्स फॉर्म्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्चो ने थ्योरी में ऐड किया था। 1838-39 में शेडलर और स्वान ने आपको क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। और उसमें रुडोल्फ विर्चो ने कुछ चेंजेस किए थे। उन चेंजेस में उन्होंने एक और चीज बताई थी कि भाई सारे जो जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, सिवाय किसको छोड़कर? तो वायरस को ये जो है फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा विषाणु। वायरस ये कोशिका सिद्धांत किसने जो इसमें एड ऑन किया था? तो इनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, रुडोल्फ विर्चो जो थे उन्होंने ये चीज बता दी थी कि भाई वायरस जो है वो वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। वायरस कनेक्टिंग लिंक है, एक कड़ी है किसके बीच में? तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब जीव और निर्जीव के बीच में जोड़ने वाली जो कड़ी है वो वायरस है। इसको मैंने क्लास में समझाया भी था, तो उसको भी लेक्चर को जरूर देखिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था, प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, सेलुलोस होता है, लिपिड होता है या स्टार्च होता है? तो इसका आंसर सही है, सेलुलोस होता है। सेलुलोस जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो आपकी पादप की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे। मोस्टली बच्चों ने आंसर सही दिए थे, जिनको नहीं समझ में आया है वो इस तरीके से देख लिया करिए। इसके बाद शुरू करेंगे आज का सेशन। कल हमने सेल को थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, उसके बाद आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें आज थोड़ा सा हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको थोड़ा सा अंदर से देखेंगे। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, इन चीजों पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। तो हर जो भी चीजें हम धीरे धीरे इसको प्रोसीड कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट इस पे अच्छे से बिल्ड हो पाए और आपको यहां से किसी भी तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर पाए। तो देखिए आ जाए तो हमने सेल में जो स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको सेल की पहले डेफिनेशन बताई थी कि सेल क्या होते हैं। तो ये देखा था सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, तो उसी को बेसिक यूनिट को आप सेल कहते हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए, सभी जीवन की प्रक्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद जो है हमने बात करी थी जैसे कि कोई घर बनता है ब्रिक से, वैसे ही हमारा शरीर बना है कोशिकाओं से। इसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी कि जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है। और उन्हीं कोशिकाओं का जो समूह हो जाता है तो उसको उत्तक कहा जाता है, उन्हीं को उत्तक कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। और उत्तक से अंग बनते हैं और अंग से अंगतंत्र बनता है और अंग तंत्रों का ही समूह से एक जीव बनता है। तो ऑर्गेनिजम्स को बनने के लिए उसमें ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन भी है, टिश्यूज भी हैं, सेल भी हैं। तो इस तरीके से हमने इसका हायरार्की देखा था, स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई ऑर्गेनिजम्स जितने भी जीव होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं जिनमें एक ही प्रकार का सेल हो, मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना होते हैं। बहुकोशिकीय में कौन होते हैं, कीट होते हैं, मानव होते हैं, पादप मतलब प्लांट्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, ये बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने जो है इन्हीं से रिलेटेड जो है बात करी थी कि कैसे सेल स्ट्रक्चर होता है। तो एक सेल के बाहर जो है आपका एक चीज होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा सेल वॉल भी होती है कई चीज़ों में जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। फिर अंदर जो है सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। और बीचों बीच एक चीज़ होती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। तो सेल के बारे में हमको सबसे पहले खोज किसने बताई थी, तो रॉबर्ट हुक ने बताई थी 1665 में। और इन्होंने कॉर्क सेल में एक मधुमक्खी के छत्ते नुमा डेड सेल की खोज की थी और सेल शब्द की उत्पत्ति भी थी। फिर एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने हमको लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज करके दी थी। नेक्स्ट हमें रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। इन्होंने हमें बताया किसके बारे में, कि केंद्रक भी होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने वो चीज़ बताई। इसके बाद सेल थ्योरी जो दी वो शेडलर और स्वान ने दी। शेडलर और स्वान के बाद इसमें रुडोल्फ विर्चो ने जो है इसमें ऑल द लिविंग सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल की बात करी कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं वो किससे आ रही हैं, तो पुरानी मौजूद कोशिकाओं से आ रही हैं, ये भी बात कर ली थी हमने। इसके बाद हमने कोशिका के 2 प्रकार देखे थे, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज बताई थी कि जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब उसके अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो पूरी तरह से नहीं होती, वो बिखरा हुआ, उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर का सामान होता है वो बिखरा हुआ पाया जाता है, उसको आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और जिनके अंदर यूकैरियोटिक का मतलब, यू का मैंने शब्द समझाया था ट्रू, सच्चा, जिनके पास केंद्रक हो वो यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे हम जो हैं हम यूकैरियोटिक हैं, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, इस तरह की चीजें होती हैं। इसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक को देखा था कि किस तरीके से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से फैला होता है, इसमें जो कुछ भी कई जगहों पे दूसरी जगह भी बिखरी हुई चीजें होती हैं जिनको प्लाज्मेट या मीजोसोम भी कहा जाता है, ये भी हमने देखा था। फिर यूकैरियोटिक जो होता है जिसका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइन होता है, जिसका केंद्रक बहुत ही सही तरीके से बीचों बीच पाया जाता है किसी भी कोशिका के, और उसके अंदर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब केंद्रक झिल्ली उसके अंदर पाई जाती है, ये बात करी थी। इसके बाद हमने सेल वॉल की बात करी थी। तो देखिए सेल वॉल से जो जुड़ी हुई चीजें मैंने आपको बताई थी कि भाई सेल क्या होता है। कोई भी जो सेल होता है, इस सेल के अंदर बताया जाता है कि प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल होगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा, मतलब पादप कोशिका होगी, तो पादप कोशिका के अंतर्गत हमें मिलता है सेल वॉल।
सेल वॉल को ही कहा जाता है कोशिका भित्ति। और जो सेल वॉल होता है प्लांट्स के अंदर वो किससे मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है सेल्यूलोज, और साथ में एक और चीज होती है इसके, पैक्टिन होती है। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है कोशिका भित्ति, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहा जाता है उसमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर। क्या? तो उसके अंदर जो उसकी सेल वॉल होती है, जो उसकी कोशिका भित्ति होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जब हम बात करते हैं किसकी? फंगाई की, मतलब कवक की, तो कवक के अंदर बताया जाता है कि उसका किससे मिलकर बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्या मानव के अंदर किसी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती है? तो सेल वॉल मानव के अंदर या किसी भी जंतु के अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर सुरक्षा के लिए, जो है सेफ्टी के लिए, एक चीज होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। तो सेल वॉल किस में मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी आपको प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में नहीं मिलती है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। अब देखा जाए तो कोई भी सेल होता है तो सेल के बाहर जो है, ये जो चीज हमने बात करी कि इसके अंदर ये जो है, ये है आपका सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदरूनी वाला जो भाग होता है, इस अंदरूनी भाग को क्या कहा जाता है? तो इस अंदरूनी वाले भाग को ही कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है। तो कोशिका की झिल्ली इसके अंदरूनी तौर पे पाई जाती है। इसी को कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मतलब इसको प्लाज्मा में झिल्ली भी कहा जाता है या कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, ये दोनों नाम। तो हम आगे इससे बढ़कर समझेंगे इसके बारे में भी। तो यहां तक आपने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्या करें, किसी कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा दें, मतलब सेल में क्या माइनस कर दें? सेल वॉल को माइनस कर दें। कोशिका के अंदर, ये मैंने आपको बताया था, सेल में सेल वॉल माइनस कर देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बचता है। कोशिका में कोशिका भित्ति हटा देते हैं तो जो बचे हुई चीज होती है वो जीव द्रव होता है। इसके अलावा जीव द्रव में अगर हम केंद्रक हटा देते हैं तो वो कोशिका द्रव बनता है। मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस हटा देंगे तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा साइटोप्लाज्म। ये हमने बात करी थी, कोशिका द्रव की बात की थी। और ये जो कोशिका द्रव होता है, इसी में क्या होती है? इसी में मेनली क्या पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव के अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका अंग मतलब सेल ऑर्गेनल। अब ये सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? तो ये बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। इसमें हम राइबोसोम की भी बात कर सकते हैं, राइबोसोम भी हो सकता है। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। इसके अंदर प्लास्टिड भी हो सकते हैं, जिनको लवक कहा जाता है हिंदी में। इसी के अंदर जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इसके अंदर ही आपकी क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। उनको क्या कहा जाता है? उसको साइटोप्लाज्म या उसको साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका अंग होते हैं। तो इन कोशिका अंग को ही तो हमको धीरे धीरे करके समझना है कि कौन कौन से कोशिका अंग होते हैं। तो देखा जाए तो आपको एक चीज जो सेल समझ रहे हैं, सेल आपने समझा कि सबसे बेसिक यूनिट है। अब सेल की जो बाहरी परत है जो प्लांट्स में पाई जाती है उसको सेल वॉल कह दिया। अब सेल वॉल प्लांट्स के अंदर किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से बनी हुई है। सेलुलोज का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ही जो एक समूह होता है उसको सेलुलोज कहा जाता है। और साथ साथ उसके अंदर क्या होता है? तो पैक्टिन भी होता है। बैक्टीरिया में मैंने बता दिया पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। फंगस में या फिर कवक के अंदर क्या होता है? तो वो काइटिन की बना होता है। फिर अब हमारी थोड़ी सी हम और अंदर बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। देखा जाए तो हमें पूरी कोशिका के अंदर ये हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने अभी ऊपर ऊपर से सेल की बात कर ली। अब सेल की बाहरी परत के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। अब उससे थोड़ा सा अंदर जाकर बात करते हैं। तो देखा जाए तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल अभी आपने पढ़ी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये किसी भी कोशिका में किस चीज को आने देती है? तो ये जो है, इसको हिंदी में कहा जाता है, ये हर चीज को अंदर आने देती है। मतलब ये परमिएबल होती है, परागम्य होती है। मतलब इसके अंदर कोई भी चीज आ सकती। कोई भी चीज का मतलब क्या? तो सेल वॉल के अंदर से सॉलिड भी एंटर कर सकता है, लिक्विड भी एंटर कर सकता है।
मतलब सॉलिड कंटेंट और लिक्विड कंटेंट, ठोस और द्रव्य दोनों उसमें से आसानी से एंटर कर जाते हैं, इसलिए उसको परागम्य कहा जाता है, परमिएबल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हम सेल वॉल से, सेल वॉल एकदम बाहरी चीज, और सेल वॉल कोशिका भित्ति से जब थोड़ा सा अंदर बढ़ेंगे तो आपको क्या पड़ेगा, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पड़ेगा, मतलब कोशिका झिल्ली पड़ेगी। क्या पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन पड़ेगा। तो अब हमें थोड़ा सा अंदर जाकर देखना है कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, तो अगली बात हमारी उसके ऊपर होगी। तो देखा जाए फंक्शन ऑफ सेल की भी बात की थी, अब यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं कि ये जो है आपका क्या हो गया, ये कोई सेल है और सेल के एकदम बाहरी रूप पर इसको आपने सेल वॉल कह दिया। अब सेल वॉल से जो अंदरूनी परत है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उसकी हमको बात करनी है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको ध्यान से समझ लीजिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो सेल वॉल में तो मैंने क्या बता दिया, ये है परमिएबल, परगम्य या पारगम्य कहा जाता है इसको, कि इसके अंदर से क्या जा सकता है, तो इसके अंदर से सॉलिड भी एंटर करेगा, लिक्विड भी एंटर करेगा। तो ये सॉलिड लिक्विड क्या है, तो जैसे देखा जाए तो सॉलिड लिक्विड का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर आपने कुछ चीजें खाई, आपने न्यूट्रिशंस लिया, कोई विटामिन लिया, कोई पोटेशियम आया, आपकी कैल्शियम आया, तो उसको आसानी से अंदर एंटर करने देता है क्या, सेल वॉल। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन भी क्या घुसने देता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो कोशिका आपकी क्या होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो ऐसी नहीं होती है। तो वो कैसी होती है, तो उसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये नाम याद रखेंगे किसके लिए, तो ये मैं बोल रहा हूं आपका सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन है, देखो एक बात तो आपने क्या कर ली, सेल वॉल की कर ली। सेल वॉल को हमने क्या कह दिया, कोशिका भित्ति कह दिया। तो कोशिका भित्ति के जो ये बाहरी रूप है, इस कोशिका भित्ति के बाद एक और चीज आएगी ना, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन, जिसी को मैं क्या कह रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आएगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है वो मैंने आपको क्या बताया, ये होती है सेमी परमिएबल। ये हर चीज को अंदर नहीं आने देती है, ये आपका फ्लूइड्स को, मतलब लिक्विड की बात करें जैसे वाटर, इसके अलावा अगर हम गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है, तो सेल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब आपका सेल के अंदर कई तरह के श्वसन होते हैं, कई जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होते हैं। वो कब होगा, जब ऑक्सीजन उसके अंदर जा पाएगा। उसके अंदर जल भी जा रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कैसा है, प्लाज्मा टाइप का सब्सटेंस है। प्लाज्मा मतलब थोड़ा सा द्रव्य टाइप की जो चीज होती है, लिक्विड टाइप का जो होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर एंटर करती हैं, किसके अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन क्या सॉलिड प्रोडक्ट्स भी एंटर करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने देता है। तो इसलिए ये कैसी मेम्ब्रेन होगी, ये होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये नाम याद रखेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है किसके अंदर, तो किसी भी कोशिका, जो आपका ये जो कोशिका सेल मेम्ब्रेन जिसको मैं बोल रहा हूं कोशिका झिल्ली, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो हर चीज को अंदर नहीं जाने देती है, क्योंकि सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ऐसा गेट है जिसके बाहर वॉचमैन खड़ा है। वो वॉचमैन हर चीज को अंदर नहीं जाने देगा, कुछ सिलेक्टिव चीजों को जाने देगा। किसके थ्रू, तो उसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी को क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, तो अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये कैसी होती है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिससे क्या क्या चीजें जा सकती हैं, इससे गैस जा सकता है, इससे लिक्विड जा सकता है, द्रव्य जा सकता है, गैस जा सकता है, सॉलिड नहीं जा सकता है। लेकिन जो अभी हमने पढ़ी थी, बात करी थी यहां पर, तो यहां पर मैंने बोला था कि सेल वॉल जो होता है वो कैसी होती है, सेल वॉल में तो कुछ भी जा सकता है, तो वो होती है परमिएबल, पारगम्य होती है, मतलब उसके अंदर से कुछ भी चीज जा सकती है। लेकिन जैसे ही हम सेल वॉल से थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, सेल मेम्ब्रेन मिलता है। तो क्या सेल मेम्ब्रेन में सारी चीजें जा सकती हैं, तो नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो क्या है, तो वो है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली।
इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, ये भी याद रख लीजिए कि कई सिलेक्टिव बुक्स जो है इसके लिए वर्ड यूज करती हैं, और वो क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब कुछ चुनिंदा चीजों को, कुछ चयनित चीजों को पारगम्य कर पाती हैं। तो इनको जो है एक वर्ड याद रखेंगे, या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, या फिर इसी को बोल देते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल है, मतलब कुछ ही चीजों को सिलेक्ट करके अंदर आने दे रहा है, तो इसलिए सिलेक्टिव या चयनित पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, या फिर आपका सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। लेकिन कई स्टैंडर्ड बुक्स एक वर्ड यूज करती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाएगा। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है या आपकी कोशिका झिल्ली है, जिसको क्या कहा जा रहा है, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब आपसे अगली चीज जो पूछी जा सकती है कि भाई जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है। जैसे कि ह्यूमंस के ऊपर कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें होती हैं, मतलब हमारे जो भी सेल हैं उसके बाहर एक लेयर है, एक बाहर परत है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल किस में मिलेगा, कोशिका भित्ति किस में मिलेगी, वो मिलेगी प्लांट्स में। हम तो प्लांट्स नहीं है, हम तो एनिमल्स हैं, तो हमारे अंदर क्या मिलेगा, हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। तो मतलब ये सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी बॉडी में हर चीज को अंदर नहीं आने देती, तो इसलिए ये क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, चुनिंदा या चयनित पारगम्य झिल्ली है। अब देखा जाए तो ये किससे मिलकर बनी होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखिए कि कुछ इस तरीके से दिखती है, एक ऐसी दिखती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इसमें अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये जो है इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, इसके अंदर लिपिड भी मिलेगा, लिपिड का मतलब फैट, वसा, ये भी मिलेगा। और ये बीच बीच में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर की चीजें क्या हैं इसके अंदर, तो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, इसी को कह दिया जाता है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये है प्रोटीन। तो मतलब आपकी जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको, उसके अंदर आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा मिल रही है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे ठंड लगती है आपको, तो ठंड में जैसे कोलेस्ट्रॉल तो आपके लिए बॉडी के लिए खराब होता है, अगर बढ़ेगा तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हम गरिष्ठ भोजन ना करें, बहुत ज़्यादा ऑयली फास्ट फूड ये सारी चीज़ें ना लें, जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कई बार हमारी बॉडी की रक्षा भी करता है, किससे, तो जैसे कि बाहरी ठंड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा टेम्परेचर जो हमारे सूटेबल नहीं है, तो उन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल रक्षा करता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन भी पाए जाते हैं, प्रोटीन के अलावा इसके अंदर आपको मैंने बताया लिपिड, फैट वगैरह भी होता है। और ये कैसा होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा लचीला होता है। तो ये फ्लेक्सिबल भी है, इसके अंदर लिपिड, फैट, वसा भी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे लिपिड स्तर, ये फॉस्फोलिपिड स्तर होता है इसके अंदर, और एक प्रोटीन स्तर होते हैं। तो बीच बीच में इसके अंदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं। प्रोटीन के साथ साथ ये जो है इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा लचीला भी होता है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या इसी को एक वर्ड यूज किया जाता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस मॉडल को क्या बोला जाता है, तो ये शब्द आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है ये किस मॉडल पर बेस्ड है, किस जो है आधार पर ये रखा गया है। तो ये नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, इसको कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसी को क्या कहा जाएगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मॉडल का नाम जरूर याद रख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यहां पे आपको जो भी नहीं दिख रहा है तो इसका नाम याद रख लीजिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। इसमें प्रोटीन भी है, वसा भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी है। तो ये जो है सिलेक्टिव परमिएबल शब्द का नाम याद रखेंगे कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये किस मॉडल पर बेस्ड है। तो अभी जो नई बुक्स हैं उसके अंदर आपको ये मॉडल का नाम पूछा जा सकता है, द्रव मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पर ये बेस्ड है। किसकी बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो होप ये चीज समझ में आई होगी कि क्या होती हैं इसमें चीजें। तो इसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये जो चीज है ये हमारी किसकी बात हो गई, तो ये बात हो गई हमारे सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम जो है कहते हैं कोशिका झिल्ली।
तो कोशिका झिल्ली की बात समझेगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर फैट भी है। और उसके बाद जो है, इसी के बाद तो देखिए साइटोप्लाज्म होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो थोड़ा थोड़ा आप समझने लगे होंगे कि भाई सेल के बाहर एक चीज होती थी सेल वॉल, लेकिन हर चीज में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सब चीजों में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है। तो हर चीज में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल वॉल पे तो मैंने बता दिया आपको कि सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, काइटिन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन किस मॉडल पे बेस्ड है, तो आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, वो फ्लेक्सिबल भी है, वो सिलेक्टिव परमिएबल भी है। ये सारे शब्द आपको दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो आप वहां पर ये सारी चीजें बताएंगे। तो अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने सेल समझ लिया, सेल के साथ सेल वॉल समझ लिया, सेल वॉल के साथ साथ कुछ कुछ नाम पता चल गए। अगर आपसे कोई बोल दे रहा है प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म आप जीव द्रव बता पाएंगे। कोशिका द्रव क्या है, साइटोप्लाज्म, तो वो आप बता पाएंगे। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो डिटेल्ड वे में हमने क्या बात कर ली, सेल वॉल की कर ली, सेल मेम्ब्रेन की कर ली। और शब्दावली जो हमें एक तरीके से नोमेनक्लेचर क्या क्या गए, तो हमें नोमेनक्लेचर तो समझने आने लगे होंगे कि सेल क्या है, सेल ऑर्गेनल क्या है, कोशिका अंग क्या है, कोशिका अंग में क्या क्या चीजें होती हैं, उनकी वर्किंग अभी हमने नहीं समझी है। जैसे राइबोसोम, आपको सुनने में तो आएगा कि राइबोसोम लिखा था, लेकिन राइबोसोम का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो ये सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। तो अब हम सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद बढ़ते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो आप समझेंगे हम न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो भाई न्यूक्लियस जो होता है उसको सबसे पहले समझना है कि न्यूक्लियस जो होता है उसी को हिंदी में केंद्रक कहा जाता है, जिसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक है वो क्या है, तो जो विकसित है वो यूकैरियोटिक है। मतलब जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, वो आपका क्या हो गया, तो वो हो गया आपका यूकैरियोटिक। वो जिसमें डेवलप नहीं वो प्रोकैरियोटिक। तो अब ये न्यूक्लियस जो वेल डेवलप होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें तो होती हैं। तो जैसे कि एक सेल है, सेल के बाहर एक लेयर है जिसको सेल मेम्ब्रेन कह दिया जा रहा है, वैसे ही जिसके अंदर क्या मिल जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाए, मतलब केंद्रक झिल्ली मिल जाए, वो हो गए यूकैरियोटिक। जिसमें नहीं मिले वो हो गए प्रोकैरियोटिक। तो इनके बाहर भी एक परत होती है। देखा जाए तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा ये एक लेयर बनी हुई है। तो जो ये लेयर है, इसी लेयर को आप क्या कहेंगे, तो ये जो लेयर होती है इसी लेयर को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसकी बाहरी परत है न्यूक्लियस की उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, मेम्ब्रेन को झिल्ली कहेंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई क्या है। तो यहां पर आपको ये वर्ड दिख रहा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो भाई ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहरी परत को हम क्या कह देंगे, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है, तो दिख रहा होगा आपको इसके अंदर कुछ कुछ पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्यों होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं, ये कुछ छिद्र इसमें पाए जाते हैं ताकि न्यूक्लियस को भी ऑक्सीजन मिल पाए, वाटर मिल पाए, कई तरह के प्रोटीन्स इस तक पहुंचते रहे। तो ये चीजें होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको केंद्रिका या न्यूक्लियोस कहा जाता है। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियोस भी है, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली भी है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने बात करी ये भी है। इसके अलावा ऐसे पॉइंटर टाइप के होते हैं जिनको फिब्रिल्स कहा जाता है। इसके अलावा ये धागे नुमा जो आपको इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, ये क्या कहलाती हैं, तो इनको कहा जाता है क्रोमेटिन। इनको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या समझने आना चाहिए, क्रोमेटिन समझने आना चाहिए। कुछ ग्रेनुअल्स भी होते हैं, क्रोमेटिन कंडेंस भी होते हैं, जिनको क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो अब हमको ये समझना है। तो बेसिकली आपको यहां पर जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसी से अटैच्ड एक और चीज दिख रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, लेकिन ये इससे जुड़ी हुई है। तो पहले हम ये नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये बाकी चीजें पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोस, न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियर एनवलप और ये न्यूक्लियर पोर्स। तो देखा जाए तो ये जो चीज है ये इसके बाद समझने वाली चीज है। अभी कौन कौन सी समझने वाली चीजें हैं, तो अभी हमें समझना है सबसे पहले
इस चीज को। मतलब न्यूक्लियस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो जाती है, क्रोमेटिन हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, एक लिफाफा है जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर जहां पर बसा हुआ है और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, तो उसको न्यूक्लियर एनवेलप कह दिया जाता है। लेमिना एक लेयर टाइप की होती है। न्यूक्लियस जो होता है इसी को केंद्रिका कहा जाता है, कि ये जिसके अंदर ये सारी चीजें शेटर्ड हैं उनको कहा जाता है। तो इसमें समझने वाली चीज क्या होती है, तो क्रोमेटिन होता है। अब यहां से ध्यान से समझिए, जैसे आपने सेल समझ लिया, सेल वॉल समझ लिया, सेल मेम्ब्रेन समझ लिया, वैसे ही अब आपको समझना है क्रोमेटिन के बारे में। अब ये क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन से ही क्या निकलता है, उस क्रोमेटिन के अंदर क्या चीजें होती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको जेनेटिक्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर भी दिक्कत नहीं आएगी, इसके अलावा जीनोम मैपिंग वगैरह जब देखेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए न्यूक्लियस का ये जो चीज पढ़ने वाले हैं आप थोड़ी देर में हम, क्रोमेटिन, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आएगा तो मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, 2-3 बार रिपीट करते हुए, बहुत स्लो करते हुए ये चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके से धागे नुमा थ्रेड होता है, ऐसा, जिसको क्या बोल देते हैं आप, क्रोमेटिन बोल देते हैं। हिंदी में भी इसको क्या कहा जाएगा, क्रोमेटिन कहा जाएगा। अब देखा जाता है कि भाई जब आपकी बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगा तो नया जीव कैसे बनेगा। क्योंकि भाई सेल थ्योरी पर चले जाइए, सेल थ्योरी ने क्या कहा कि ऑल द सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई कोशिका बन रही हैं वो किससे मिलकर बन रही हैं, पुरानी मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बन रही हैं। तो जो क्रोमेटिन होता है यही सेल डिवीजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। कैसे करता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स, इसको हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। ये किसके अंदर होते हैं, मेल में या फीमेल में, तो ये मेल में भी होते हैं, ये फीमेल में भी होते हैं। तो कोई भी अगर मेल या फीमेल है, यहां पर देखते हैं इसको, कि अगर हम यहां पर एग्जाम्पल ले लें किसी मेल का या फीमेल का, देखिए इसको पहले समझते हैं अच्छे से फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें किसी फीमेल की और किसी मेल की, मतलब एक पुरुष और एक महिला, तो इस फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। इसके अलावा मेल में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े इसमें भी होते हैं। मतलब टोटल इसमें भी 46 गुणसूत्र और इसमें भी 46 गुणसूत्र। तो देखा जाए तो यहां पर क्या होता है, ये क्रोमोसोम से अगर कोई भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इनकी जो भी चाइल्ड है उस चाइल्ड के अंदर कितने क्रोमोसोम्स आते हैं, गुणसूत्र कितने आते हैं, तो उसमें जो गुणसूत्र आते हैं वो भी आते हैं 46, मतलब 23 पेयर। अब ये समझने वाली बात है कि बेसिकली किसी फीमेल से किसी मेल से अगर पूरे के पूरे 46 यहां आ जाते हैं और पूरे के पूरे 46 इनके आ जाते हैं, तो इस बच्चे के अंदर कितने हो जाते हैं, 92 क्रोमोसोम्स, मतलब 92 गुणसूत्र इसके अंदर आते हैं। लेकिन कितने आ रहे हैं, हम सबके अंदर, हमारे मम्मी पापा के अंदर 46 होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में भी 46 हैं, मतलब हमारे अंदर पूरे नहीं आते हैं। तो पूरे नहीं आने का मतलब है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है हमें मदर से कितनी मिलती हैं, तो मदर से 23 मिलते हैं और फादर से 23 मिलते हैं, जिसमें 22 हमारे कॉमन होते हैं। 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। और जो 23rd पेयर होता है, 23वां जोड़ा होता है, वो आपका मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। तो ये दोनों उठकर नहीं आते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये पूरे के पूरे 46 यहाँ उठकर नहीं आएंगे, कितने आएंगे, आधे आधे आते हैं। तो इस 46 ये 23rd पेयर में से भी मेल जो है X या Y देगा, फीमेल भी X या दूसरा X देगी। तो अगर इसका X और इसका X मिल गया तो यहां पर गर्ल चाइल्ड होगी,
यहाँ पर जो शिशु होगा वो क्या क्या होगी, तो एक बच्ची होगी। इसके अलावा यहाँ से अगर Y आ जाए और यहाँ से X आ जाए तो ये क्या होगा, ये मेल चाइल्ड होगा और ये फीमेल चाइल्ड होगी। तो बेसिकली सारे जितने भी गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र किस में मदद करते हैं, तो विभाजन में मदद करते हैं। विभाजन का मतलब डिवीजन में। तो सेल डिवीजन से ही नया सेल डिवीजन, मतलब किसी भी पुरानी कोशिकाओं से ही निकलकर नई कोशिका आती है। तो जो ये फीमेल और मेल है, तो फीमेल जो है ओवा सेल देती है, मेल जो है वो स्पर्म देता है। तो स्पर्म सेल और ओवा सेल से नए एम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है। लेकिन उस एम्ब्रो में पूरे के पूरे 46 इधर से नहीं आते, पूरे 46 इधर से नहीं आते, 23 कर आते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स आए कहां से, ये क्रोमोसोम जिनको हम गुणसूत्र कह रहे हैं, ये आए कहां से, उसको समझने के लिए हमें न्यूक्लियस समझना होता है। तो न्यूक्लियस को वही हम बात कर रहे थे। तो इतनी बात आपको समझने आई होगी। अब इतनी बात समझने आई है तो इसके बाद जो है हम वहां पर आगे बात करते हैं, तो वो भी चीज आ जाएगी आपको समझने। तो देखिए यहां पर हमारी बात हो रही थी। तो ये जो है हमने बात करी कि भाई जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन से क्या हो रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्रोमेटिन जो है ये कहां पर है, ये न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस का मतलब ये केंद्रक में है और इस केंद्रक से में क्रोमेटिन है और इस क्रोमेटिन से ही क्या बनता है, तो क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमेटिन से जो है आपका क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाता है, गुणसूत्र। और मतलब क्रोमेटिन से अगर क्रोमोसोम्स बन रहा है तो मतलब ये किसके लिए तैयार है, ये विभाजन के लिए तैयार है, ये डिवीजन के लिए तैयार है और ये नया सेल बना सकता है। तो हमारे यहाँ जो भी रिप्रोडक्शन होता है तो वो किससे होता है, वो क्रोमोसोम्स ही तो ट्रांसफर होते हैं। और उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो ध्यान से समझना है। उनके अंदर होता है डीएनए, आरएनए, और हर एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। तो हमें हमारे माता पिता से कोई भी अगर फीचर मिले, हमारे हेयर कर्ली हो जाए, हमारे हेयर स्ट्रेट हो जाए, हमारा रंग गोरा हो जाए, काला हो जाए, या फिर हमारी कोई फूड हैबिट्स हो, हमारा आईक्यू हो, ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं, पेरेंट्स से ही मिल रही हैं, हमारे माता पिता से ही मिल रहे हैं। तो वो माता पिता से किस तरीके से हमारे अंदर आता है, तो वो आता है क्रोमोसोम्स के तौर पर। और क्रोमोसोम्स कहां से आते हैं, तो क्रोमेटिन से आते हैं। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन। तो ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि बेसिकली साइंटिस्ट को जरूरत है कि अगर किसी के अंदर कोई अच्छा जीन है तो वो कैसे रेक्टिफाई करेगा, उसको तो समझना पड़ेगा कि सेल के अंदर क्या चीज है। अगर मान लिया जाए कि किसी की बॉडी में कोई पूरा का पूरा डीएनए काम का नहीं होता, उस डीएनए में बीच बीच में कुछ चीजें होती हैं जिनको जीन कहा जाता है। कोई जीन आपके इंटेलिजेंस का हो सकता है, कोई जीन जो है आपका जो है ब्यूटी का हो सकता है, कुछ ब्रेन का हो सकता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन था उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया था, उसको रख लिया गया था कि देखा जाए कि भाई इसका आईक्यू इतना ज्यादा क्यों था। तो ऐसे ही साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए जीन्स की स्टडी करते हैं। और जीन्स कहाँ मिलते हैं, तो जीन्स मिलते हैं डीएनए में, और डीएनए कहाँ मिलता है, तो क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स कहाँ मिलेगा, तो क्रोमेटिन में, और क्रोमेटिन कहाँ मिलेगा, तो न्यूक्लियस में। तो समझिए ये चेन पूरी कि न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, तो वो है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से ही बन रहा है क्या, क्रोमोसोम्स। इतनी बात समझने आई होगी आपको कि भाई आपका ये जो होता है ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हीं को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये किससे आए हैं, तो ये क्रोमेटिन से ही आए हैं। क्रोमेटिन, जब देखिए क्रोमेटिन एकदम उलझा हुआ धागा है, उसमें से ऐसा सुलझे हुए धागे बन जाएं तो उसको आप क्या बोलने लगते हैं, क्रोमोसोम्स बनने लगते हैं। अब ये क्रोमोसोम जो है ये यहां पर आपको दिख पा रहा होगा, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सिंगल सिंगल हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है क्रोमाटिड्स। देखिए क्रोमेटिन से क्या बना, क्रोमोसोम बना, और क्रोमोसोम के अंदर ये दो चीजें क्या हैं, तो क्रोमाटिड्स है। अब ये क्रोमाटिड्स किसके कारण जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं
और क्या होता है आगे चलकर मैं आपको सेल डिवीजन भी पढ़ाऊंगा, जिसमें माइटोसिस होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो इनका जो है विभाजन होता है। एक स्पिंडल सेल होते हैं जो इनको अलग करते हैं और फिर उनसे जो है, जैसे मैंने बताया था, फीमेल से ओवा और मेल से स्पर्म मिलकर नया एम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है। तो वहां सेल डिवीजन में पूरे के पूरे सेल नहीं जाते, 46 के 46 गुणसूत्र नहीं जाते, आधे आधे जाते हैं। तो ये टूट कर विभाजित हो जाते हैं। तो ये लेकिन जुड़े हुए किससे हैं? ये जुड़े हुए किससे हैं? तो याद रखेंगे, सबसे पहले क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमाटिड्स होता है। और ये दोनों क्रोमाटिड्स किससे जुड़े हुए हैं? तो ये क्रोमाटिड्स जो जुड़े हुए होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु। इनको कहा जाता है सेंटोमियर, सेंटोमियर कहा जाता है। और सेल्स के अंदर एक होता है सेंट्रियोल। तो ये सेंटोमियर को ब्रेक करता है स्पिंडल सेल से। आगे चलकर विभाजन समझना है, लेकिन आज थोड़ा सा सिंपल रखते हुए मैं बता रहा हूं। तो आप समझिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से ही एक विशेष तौर पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर ये आपको अलग अलग चीज जो दिख रही है इसको बोलते हैं क्रोमाटिड्स। और ये क्रोमाटिड्स आपस में जुड़ा हुआ किससे है? तो गुणसूत्र बिंदु से जुड़ा हुआ है, जिसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर से। यहां पर ये जो जुड़ा हुआ है इसी को क्या कहा जाएगा? तो इसी को कहा जाएगा गुणसूत्र बिंदु। तो कुछ नाम याद आए। सबसे पहले न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या? तो क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के धागे हैं, बहुत सारे थ्रेड्स हैं। वो थ्रेड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसको बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम के अंदर क्या है? तो क्रोमाटिड्स है। और ये क्रोमाटिड्स आपस में किससे जुड़ा हुआ है? तो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर। तो 4 शब्द सीख लिए आपने। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन, क्रोमाटिन से क्रोमोसोम्स जिनको गुणसूत्र कहा जाता है। हर मानव के अंदर 46 गुणसूत्र हैं। हर ह्यूमंस के अंदर 46 गुणसूत्र है, अगर वो ट्रांसजेंडर नहीं है तो। इनको भी समझेंगे जेनेटिक्स में जब मैं बताऊंगा कि 45 क्रोमोसोम्स में कौन सी बीमारी होती है, 47 क्रोमोसोम्स क्या होता है, किसी में डबल एक्स होता है, किसी में XXY हो जाता है, सुपर मेल क्या होते हैं, सुपर फीमेल क्या होते हैं, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। ये बहुत सारे हमको डिजीजेस भी पढ़नी है, लेकिन ये तब समझ पे आ पाएगी जब हम इसको बेसिक तौर पे पढ़ेंगे। इसलिए कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन स्लो नहीं चल रहा है। ये आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सडनली कई बुक्स में आप देखते हैं कि सीधे सीधे उन्होंने सेल के डिविजन्स बता दिए जाते हैं, वहां पर वो सीधे लिख देते हैं कि मियोसिस हो गया, माइटोसिस हो गया। लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखेंगे, आपको वहां पर प्रोसेस आती है लिखने। प्रोसेस में आप क्या लिखेंगे? आपको जो है, जो अगर हम बात करें पीएससीज के लिए कोई अलग से बुक्स नहीं आती, या तो आप नीट वगैरह की बुक्स पढ़िए, या तो बायोलॉजी की बहुत हायर स्टैंडर्ड्स की पढ़िए, और उनको भी आप पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको एक प्रॉपर वे में नहीं समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जब आप 4-5 टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे उसके बाद थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ये चीजें थोड़ी सी टफ है, लेकिन उसको हम लोग जो है इस वे में बता रहे हैं कि आप एग्जाम्स में कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। इसलिए मैं चीजों को जो है सिंपल रखते हुए ही बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक एक चीज पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई चीज पर भी, आपको अगर सेल पढ़ा है तो सेल के ऊपर अगर कोई भी वर्ड आ गया तो लेक्चर देखने के बाद आप उसके ऊपर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इन चीजों को पढ़िए। और मेरा एक पर्सनल सजेशन है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इनको आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। पीडीएफ्स तो मैं जितने भी आप लोग बोलते हैं मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड कर देता हूं, बट आप इनको जितना लिख कर देखेंगे, जितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे, आपके जो है बार बार आपको फिर साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कई चीजें ये बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में आई हुई हैं। मैं वही चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो। आप मेंस के पेपर भी देखेंगे तो इस तरह की चीजें आई हुई हैं। आपको जो है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी पीसीएस में पूछता है, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडियस क्या है, मेलाइटस क्या है। ये अगर देखेंगे तो आप नॉर्मल भी जो हम साइंस पढ़ते हैं वैसा साइंस नहीं आता है, हमको थोड़ा सा लेवल आता है। तो इसलिए इन चीजों पर, ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं, इसलिए यहां पर हमारा फोकस ज्यादा है कि आपका बेस अच्छा यहां पे क्रिएट हुआ। बेस अच्छा होगा तो फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, यही मेरा कहना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या था। न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या बना? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर 2 थ्रेड जो थे क्रोमाटिड्स, किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर से, गुणसूत्र बिंदु से। तो ये जो होता है, ये आपको दिख पा रहा होगा कि ये क्या है? क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन से ही क्या बन रहा है? तो क्रोमेटिन से ही आपका क्रोमोसोम बन रहा है। क्रोमेटिन से ही क्या बन रहा है? क्रोमोसोम बन रहा है।
और ये क्रोमोसोम जो है ये जुड़ा हुआ किससे होता है, तो ये क्रोमाटिड से जुड़ा हुआ, क्रोमाटिड सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, और सेंट्रोमियर जो होता है उससे में सेंट्रियोल्स होते हैं और वो सेल डिविजन्स में मदद करते हैं, जो हमें अलग से पढ़ना है। तो आज हमारा सेल डिवीजन का काम नहीं है, हमारा क्रोमेटिन का काम था। तो क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स भी होते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, ये क्रोमोटोम से ही आपका क्या बन रहा है, ये सुलझ रहा है। तो ये सुलझ जो रहा है ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको आप क्या बोलने लगते हैं, क्रोमोसोम्स बोलने लगते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही क्या मिलते हैं हमको, डीएनए मिलते हैं। और हर एक डीएनए पर बहुत सारे क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जीन को मैंने आपको बताया भी था ब्रांचेस में कि जीन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी का मतलब ये क्या है, तो ये अनुवांशिकता की जो है मौलिक इकाई है। अनुवांशिकता जो आप पढ़ते हैं, अनुवांशिकता की जो मौलिक इकाई है वो क्या है, जीन है। और जीन किस में पाए जाते हैं, डीएनए में। डीएनए किस में होता है, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स किस से बना है, तो क्रोमेटिन से। और क्रोमेटिन कहाँ है, तो न्यूक्लियस पे। तो ये सीरीज को अच्छे से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डीएनए हेलिक्स दिख रहा है। अब डीएनए के अंदर आपको यहाँ पर एक और चीज मिल रही है कि ये जो पूरा डीएनए है ये किसी पे लिपटा हुआ है। ये लिपटा हुआ किस पे है, तो ये लिपटा हुआ है आपका हिस्टोन प्रोटीन पर। और मैंने आपको जब कल बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक अंतर, तो अगर किसी के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाएगा, तो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक नहीं है। अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यूकैरियोटिक की, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है। तो देखिए क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स ये ऐसे निकल रहे हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो वो क्या बन जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन से ही आपके ये डीएनए हेलिक्स जो है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, और इसी से क्या डेवलप हो जा रहा है, तो ये जो है पूरा का पूरा इस तरीके की जो चीज है, इसको आपने क्या कह दिया, तो ये आपने कह दिया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे बना, क्रोमेटिन से ही बना। इसी से निकलकर जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो गया, कोशिका विभाजन के लिए वो तैयार हो गया, तो वो बन गया क्या, तो वो बन गया क्रोमोसोम। इसी को कंडेंस क्रोमोसोम कहा जाता है। कंडेंस क्रोमोसोम मतलब कंडेंस हो जाना, वो जुड़ जाना, किससे निकलकर, बिखरे हुए थ्रेड से। बिखरे हुए थ्रेड से निकलकर वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। उसी क्रोमोसोम के अंदर जो है आपको क्या मिल रहा है, हिस्टोन भी मिल रहा है, डीएनए भी मिल रहे हैं। तो डीएनए भी रहते हैं और ऐसे 8 पेयर होते हैं, मतलब जैसे 8 हिस्टोन के ऊपर ये पूरा का पूरा धागा बंधा हो तो उसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो वो वर्ड भी याद रख लेंगे, उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। मतलब अगर 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख लीजिए, 8 हिस्टोन प्रोटीन। देखिए हिस्टोन प्रोटीन होगा तो आपका सेल कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। ये भी आप बात समझ रहे होंगे कि वो सेल होगा यूकैरियोटिक। और 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब ये धागे होंगे किस चीज के, क्रोमोसोम्स के, तो उसी को क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियोसोम कह दिया जाता है। तो हिस्टोन के अगर 8 प्रोटीन किसी पर लिप्त हैं तो वो क्या है, तो वो है आपका न्यूक्लियोसोम। तो देखिए यहां पर ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ही हिस्टोन भी है। इसके अलावा यहां पर ये क्या बन जा रहा है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब हमारा क्रोमेटिन से क्या बन गया, क्रोमोसोम्स। और इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, तो इस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। अब कोई भी एक डीएनए होता है, तो जैसे मान लिया जाए ये कोई एक डीएनए है, तो इस डीएनए के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो इस डीएनए पूरा का पार्ट जरूरी नहीं है, इसमें कुछ कुछ बीच बीच में जो चीज होती है ये जीन होती है। मान लिया जाए ये जीन किसका है, हाइट का है, कि आपकी ऊंचाई का जीन इस डीएनए में बैठा हुआ है। इसके अलावा आपके बाल कर्ली होंगे, ये किसी और जगह जीन में दिया गया है। आप बहुत ज़्यादा आईक्यू आपका बहुत अच्छा होगा, ये कोई और जीन है। तो भाई जो भी आपका, आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो हमारे लिए पूरा डीएनए जरूरी नहीं होता, उस डीएनए में कुछ कुछ जीन जरूरी होते हैं। तो वो जीन जैसे कोई इंसुलिन बनाने का जीन है, कोई जो है थायराइड बनाने का जीन है, तो ऐसा जो है मिलता है। तो क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। तो याद रखेंगे कि भाई जीन किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो ये समझने आया होगा न्यूक्लियस के बारे में, कि यहां पर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या था, पूरा तो पहले सेल था, पूरी की पूरी क्या थी, ये कोशिका थी। और इस कोशिका के अंदरूनी भाग में क्या था, न्यूक्लियस था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, केंद्रक है।
और इस केंद्रक के अंदर क्या है, तो इस केंद्रक के अंदर है क्रोमाटिन, और क्रोमाटिन से क्या निकल रहा है, तो ये निकल रहा है जिसको बोल रहे हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, तो डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर बीच बीच में क्या चीज आ गई, जीन आ गई। तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि सर जीन कहाँ मिलता है, क्रोमोसोम में मिलता है, तो क्रोमोसोम में तो मिलता है, लेकिन आप ऑर्डर याद रखिए, तो ऑर्डर में वही सबसे पहले क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, तो क्रोमोसोम को हिंदी वर्ड है गुणसूत्र। तो सब में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन मानव के अंदर कितने होते हैं, 46 या 23 पेयर। तो कोई भी हेल्दी जो ह्यूमन है उसके अंदर 23 पेयर होते हैं। कई तरह की हम लोग जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिसमें 23 पेयर्स नहीं होते हैं, किसी में 45 होते हैं, किसी में 47 होते हैं, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो उनको कई तरह की डिजीजेस होती हैं। तो ये क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जीन होते हैं, और जीन जो है अनुवांशिकता की मौलिक इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। तो ये बात समझने आ रही होगी आपको। इसके बाद देखिए हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या देख लिया, तो हमने पूरा का पूरा न्यूक्लियस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी क्रोमेटिन, उसको समझ लिया। क्रोमेटिन हमें पूरा समझने आ गया। अब देखिए इस क्रोमेटिन से ही, मतलब ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस से ही कुछ चीजें जुड़ी हुई लगी हुई हैं, यहां पे आपको दिख पा रही होंगी, ये कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, जिनमें एक है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका राइबोसोम। तो ये जो चीज है किससे जुड़ी हुई है, ये न्यूक्लियस से ही जुड़ी हुई है। दो चीजें, एक हो गई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गई आपकी राइबोसोम। इसको समझिए ध्यान से। अब देखिए आपने क्या समझ लिया, सेल समझा, सेल थ्योरी समझी, सेल वॉल समझी, सेल मेम्ब्रेन समझा, फिर न्यूक्लियस समझा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि पूरा का पूरा डीएनए खत्म हो गया। डीएनए के अंदर बहुत सारे बेस पढ़ने हैं आपको, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए आरएनए को किसने डिस्कवर किया था, डबल हेलिक्स मॉडल, फ्रेडरिक मेशर, ये बहुत सारी चीजें हमको जेनेटिक्स में पढ़नी है। लेकिन अभी सेल वाइज जो जो चीजें जरूरी हैं उसको एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। अब देखा जाए तो दो चीजें और हैं, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक राइबोसोम। इनको समझते हैं, जो इनसे ही अटैच्ड होता है। तो इसी में देखा जाए तो भाई न्यूक्लियस से ही लगा हुआ क्या होता है, तो न्यूक्लियस है, ये दिख पा रहा होगा आपको, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से ही लगा हुआ क्या है, तो ये न्यूक्लियस से ही लगा हुआ आपको मिल रहा है जिसको कहा जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, जैसे इस पे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे दाने से, तो इसको बोला जाता है रफ। रफ का मतलब खुदरा सा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो है इसके अंदर ऐसे कोई भी रफ मार्क नहीं है। तो दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है साइंटिस्ट का मानना था पहले कि भाई जैसे कि कोई सेल है आपका, यहां पर इस चीज को समझिए कि अगर आपका कोई सेल है तो सेल से न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला मानना होता था कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन से ये बढ़ते हुए कहाँ आ जाता है, तो केंद्रक की तरफ आ जाता है, न्यूक्लियस की तरफ आता है। लेकिन आप साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो चीज निकली हुई है वो न्यूक्लियस से ही मिलकर बन रही है, मतलब न्यूक्लियस का ही जो फर्दर डेवलपमेंट होता जा रहा है उससे क्या बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता जा रहा है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ रफेज हैं, कुछ खुदरापन है। तो ये जो खुदरी चीजें हैं, जो रफ हैं, इन रफ को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं रफ को कहा जाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम किस पे पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। स्मूथ के ऊपर तो कोई भी इस तरह की चीजें नहीं है, तो ये पूरा का पूरा स्मूथ रहता है, जो किससे जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस से जुड़े हुए दो तरह के आपको क्या मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, एक होगा रफ, एक होगा सॉफ्ट। तो रफ के अंदर जो रफेज है उसी में क्या मिल जाता है, तो उसके अंदर राइबोसोम मिल जाता है। तो ये बात समझनी है कि इसी के अंदर क्या मिल जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी से जुड़ा हुआ होता है। किससे फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होता है आपका न्यूक्लियस से ही। ये साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया है कि भाई जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो लिखा जाता है, एक SER और एक RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ के अंदर क्या बनता है, तो इसके अंदर होता है राइबोसोम।
अभी राइबोसोम क्या होता है तो इसको समझ लीजिए, फिर इसके एक और पार्ट जो है अगले लेक्चर में इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। मैं कोई भी पार्ट छोड़ूंगा नहीं, भले थोड़ा सा हम लोग जो है सेशंस को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए एक एक करके चीजों को मैं प्रोसीड कर रहा हूं। तो आपको समझ में आया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बन रहा है, न्यूक्लियस से ही बन रहा है, और उस न्यूक्लियस के अंदर एक रफ पार्ट है जिसको आप राइबोसोम कह रहे हैं, एक राइबोसोम कह रहे हैं। अब ये राइबोसोम के अंदर भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं। तो राइबोसोम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये रेड रंग का जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी है लार्ज सब यूनिट। मतलब राइबोसोम जो है एक तो वो इतना छोटा इसके ऊपर, और उसको भी जब हम बड़ा करके देख रहे हैं तो वो ऐसा निकल कर आ रहा है। उसके अंदर एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा mRNA होता है, ये होता है मैसेंजर आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सब न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ है, तो आरएनए पाया जाता है। अब इसमें जो ये 3 पेयर होते हैं, ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं, ऐसे कई ट्रिपलेट्स ये बनाता रहता है। ये 1-3 का पेयर को ट्रिपलेट कहा जाता है। तो ये ट्रिपलेट क्या है, ये 3 के पेयर को ही आप, जब ये 3 होते हैं तो ये होता है आपका अमीनो एसिड। तो ये क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। तो ऐसे कई पेयर्स इसमें जुड़े होते हैं। तो अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, ऐसे कई अमीनो एसिड की चेन जो है किसके अंदर होती है, राइबोसोम के अंदर होती है। जब इतने सारे अमीनो एसिड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन का जो उत्पादन है या प्रोटीन का सिंथेसिस है या प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम का एक मेन काम क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यह है प्रोटीन की फैक्ट्री, यह है प्रोटीन की फैक्ट्री। कहां पर पाई जाएगी प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ फेज के अंदर मिलता है आपको क्या, राइबोसोम। और राइबोसोम के अंदर बहुत सारे ट्रिपलेट फॉर्म में अमीनो एसिड बनते हैं, और यही अमीनो एसिड की जब पूरी चेन हो जाती है तो अमीनो अम्ल की ही चेन को आप प्रोटीन कह देते हैं। और प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होगा, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम होगे। और राइबोसोम कहां पाए जाएंगे, तो राइबोसोम पाए जाएंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ये जो है आज की क्लास में यहीं पर हम रोकते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे। तो आपने यहां पर जो है 2 चीज देख ली, एक बात कर ली रफ, और रफ के ऊपर ही क्या है, तो रफ के ऊपर ही जो है वो आपका राइबोसोम है। और राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री। तो बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन फैक्ट्री बहुत जरूरी है। और जब हम बात करते हैं आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ये मिलता है 70S टाइप का, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ये 70 और 80 दोनों टाइप का मिलता है। और इसमें जो रफ के अंदर जो बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही बनाता है प्रोटीन, स्मूथ के अंदर ये नहीं पाया जाता है। तो यहां तक जो है बात आपको क्लियर हो रही होगी कि क्या समझा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एक सेल देखा, उस सेल की सेल में वॉल पढ़ ली, मतलब कोशिका भित्ति को समझ लिया अच्छे से। कोशिका भित्ति के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली हमने, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह दिया हमने, जिसको कोशिका झिल्ली बोल दिया। इसके अलावा फिर हमने बात करी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर हमने बात करी क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम से ही डीएनए की, और डीएनए के अंदर जीन की। इसके अलावा इसमें हमने सिलेक्टिव परमिएबल जो था, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन में बात करी थी। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो है इसी से जुड़ा हुआ हमने बात करी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के अंदर क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम से हमने किसका संश्लेषण की बात करी, तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो राइबोसोम है। किससे अटैच्ड है, तो वो mRNA से जो है स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट होती है। अमीनो एसिड की चेन जो है वो न्यूक्लियस से ही जुड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें होप आपको समझने आई होंगी। तो आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये राइबोसोम की बात करी, गोल्जी बॉडीज जो हैं इन पर भी अच्छे से समझेंगे। तो एक एक करके मैं इसलिए आराम से इन चीज़ों को करा रहा हूँ कि ताकि आप इस पर अच्छे से कमांड कर सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन,
अब इतना क्रोमोसोम्स पढ़ाने के बाद आप तो बता पा रहे होंगे कि भाई क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे आपको, गोल्जी बॉडीज में, न्यूक्लियस में, वैक्यूल्स में या फिर प्लास्टिड्स में। तो आपको यहाँ पे गुणसूत्र स्थित होते हैं कहाँ, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, फ्लेक्सिबल, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। कोशिका जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलेंगे, तो इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कोशिका झिल्ली बोल देते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो क्या है, तो वो चयनात्मक परागम्य झिल्ली है, लचीली है, लिपोप्रोटीन है या ऊपर के सभी हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ईच क्रोमोसोम्स, जो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं हर क्रोमोसोम्स पे वो कितने होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम्स के अंदर द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ईच क्रोमोसोम्स इज 1 अप टू 10 मोर देन 100। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 10 होती है, 100 से अधिक होती है या अनंत होती है। इसके बाद राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस या रेस्पिरेशन। इसका आंसर आपको करना है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखिएगा, पीछे कर लीजिएगा आराम से। जो लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनको ये चीज़ समझने आएगी। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। इसके अलावा कोई भी तरह का डाउट है इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। कोई भी तरह का फीडबैक होगा, मैं आप सभी के कमेंट्स को भी पढ़ता हूं, तो आपको कुछ भी लग रहा है, कोई भी तरीके की चीज़ें, तो ज़रूर लिखिएगा। उसको जो है हम उस पर जो भी काम हो सकता है हम उनको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी तरह का और अगर इशू है तो आप ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।